नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं किंग खान शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर, क्योंकि आज है उनका 58वां जन्मदिन और हमेशा की तरह इस बार भी त्योहार जैसा माहौल उनके घर के बाहर। बीते 24 घंटे से फैंस इकट्ठा हैं, पुलिस यहां पर परेशान है, जबकि शाहरुख कई बार अपने फैंस से आकर मिलकर जा चुके हैं, लेकिन ये यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार पुलिस यहां पर मुस्तैद है, सुरक्षा को लेकर इनकी तैनाती है, लेकिन फैंस किस तरह से देर रात भी इस समय इकट्ठा हैं आप देख सकते हैं। इसी मौके पर अपने फैंस को न निराश करते हुए शाहरुख खान ने आज अपनी आने वाली फिल्म डंकी का टीजर भी रिलीज किया है। तो ये साल शाहरुख खान के लिए एक बड़ा साल रहा। 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में पठान और जवान के बाद अब डंकी राजकुमार हिरानी की फिल्म, बड़ी फिल्म है, दिसंबर में रिलीज होगी, उसका टीजर आज उन्होंने रिलीज किया है। लेकिन एक तस्वीर आप देखें किस तरह से यहाँ पर जूते चप्पल यहाँ पर पड़े हुए आपको दिखेंगे, तो यहाँ पर भगदड़ की स्थिति हर बार उनके जन्मदिन के मौके पर नजर आती है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो शाहरुख खान इन्हें मिलकर जा चुके हैं, लेकिन अभी ये हटने का नाम नहीं ले रहे। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है हर बार इस तरह से फैंस इकट्ठा होते हैं? तो हर बार कितनी परेशानी होती है आप लोगों को कि अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं? चलता है, अभी क्या करें। हाँ। कब तक ऐसे इकट्ठा रहेंगे आप? 12 बजे तक के रहते हैं शायद जी, उसके बाद आप लोग फिर हटाएंगे इनको। लेकिन ये इधर से हटाते हो तो उधर आ जाते हैं, उधर से हटाते इधर आ जाते हैं। ये हर साल आप लोगों की हर साल परेशानी होती है। आप खुद फैन है कि नहीं शाहरुख के? वो तो सब पूरे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड फैन है। तो शाहरुख जब निकल के बाहर आए थे तो आपने देखा? जी, लेकिन हम कंट्रोल कर रहे थे बंदोबस्त। तो भीड़ को कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए, तो ये एक मुश्किल पुलिस के लिए भी होती है, क्योंकि फैंस जो शाहरुख के घर के बाहर जितने जोश में इकट्ठा होते हैं, उस जोश को काबू में करना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी समस्या होती है हर बार। और आप लोग जा क्यों नहीं रहे? शाहरुख खान आप लोग से मिल चुके हैं ना? नहीं, अभी तक देखे नहीं। हाँ, थोड़ा लेट आ गए। आप लोग देरी से आए? यस। लेकिन आप लोग भी देरी से आए? तो आप क्यों खड़े हो अभी तक? काम में हो गया ना? दोस्त आ रहे हैं। शाहरुख खान के लिए रुके। अच्छा, जाने का मन नहीं कर रहा। क्या संदेश देने आए हैं आप लोग? शाहरुख खान को देखने के लिए आए। शाहरुख खान जी को देखना था और कुछ नहीं, उनको बस कुछ मैसेज देने आए हैं आप लोग? क्या कुछ बोलने आए हैं? हैप्पी बर्थडे बस बोलना। उनके हम लोग बड़े फैन हैं। अच्छा, डंकी का टीजर भी आज रिलीज हुआ, आप लोगों ने देखा? उनके आने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं देखी अभी। कैसे फैंस हो आप? क्यों नहीं देखे? जाओ। देखेंगे, हाँ, ये संडे को देखेंगे। ये संडे को देखेंगे। हाँ। तो चलिए, इन्हीं जोशीले फैंस की तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें और आइए सबसे पहले बात करते हैं महुआ मोइत्रा की, जो कि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी हुई हैं। एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, लेकिन यहाँ पर बैठक में हंगामा हो गया। कमेटी के पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाए, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए दिखे। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में इसमें क्या कुछ हुआ। संसद की आचार समिति की बैठक से वॉकआउट करते विपक्षी दल के सांसद। इनका आरोप है कि अध्यक्ष विनोद सुनकर महुआ से ऐसे निजी सवाल पूछ रहे थे जो किसी महिला से नहीं पूछे जाने चाहिए। आप होटल में कौन किसके साथ रुकी, किसने पे किया? अरे ये पूरा जो है डुप्लीकेटेड है कि कोई सरकार के खिलाफ या किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ ना बोले, कि क्या मतलब है? और इस तरीके का द्रौपदी का चीर हरण कराने के लिए एथिक्स कमेटी थोड़ी है। वैसे एथिक्स कमेटी के सामने महुआ 11 बजे पेश हुई। करीब 4 घंटे बाद विवाद इतना बढ़ा कि विपक्ष के सांसद महुआ के साथ बाहर आ गए। इस दौरान एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक महुआ से हीरानंदानी के हलफनामे को लेकर सीधे सवाल पूछे गए, खासकर उनकी विदेश यात्राओं के खर्च के बारे में। इन सवालों को लेकर महुआ बेहद आक्रामक और असभ्य तरीके से बोलने लगी। उसके बाद दानिश अली और गिरधारी यादव महुआ के बचाव में सामने आए। इसके बाद दोनों सांसदों ने जोर जोर से टेबल पीटना शुरू कर दिया। महुआ मित्रा जी द्वारा उस समय सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होकर कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। इसके पहले महुआ मोइत्रा ने करीब 1.5 घंटे कमेटी के सामने अपनी बात रखी। क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो महुआ बिफर उठी।
एफिडेविट पर तो सवाल किए जाएंगे। चेयरमैन साहब ने एफिडेविट पर ही सवाल किए, एफिडेविट से बाहर कुछ सवाल नहीं किया। तो एफिडेविट पर सवाल किए तो सवाल के उत्तर उन्हें देने चाहिए थे। तो जब सवाल किए गए तो वो बिखर गई। एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहां गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। अब सूत्रों की माने तो आचार समिति की जल्द ही इस मामले को लेकर अगली बैठक होगी। अब सवाल उठता है, इस हंगामे के बाद महुआ को अपनी बात रखने का एक और मौका दिया जाता है या फिर कमेटी अब तक हुई सुनवाई के आधार पर अपना फैसला लेगी। आचार समिति की बैठक में जो कुछ हुआ वैसा संसदीय इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। इससे यह भी पता लगता है कि हमारे राजनीतिक टकराव कितने तीखे हो चले हैं। अब देखना यह है कि एथिक्स कमेटी इस मामले में क्या फैसला लेती है। नई दिल्ली में प्रशांत और कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अरविंद केजरीवाल से आज ईडी को सवाल पूछने थे, लेकिन उल्टे केजरीवाल ने ही ईडी से सवाल पूछते हुए उनके समन को गैर कानूनी बता दिया और ईडी के पास पेश होने के बजाय वो मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए चले गए। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अपनी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के लिए रोड शो करते आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी। उसी तरह से आज मैं पंजाब से सिंगरौली वालों को मिलने आया हूं। गुरुवार सुबह 11 बजे केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए जाना था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के समन पर सवाल उठाए और अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देकर मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार पर निकल गए। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में ईडी से कहा, समन से स्पष्ट नहीं है कि मुझे क्यों बुलाया गया है। समन राजनीति से प्रेरित है, मुझे पार्टी के प्रचार के लिए जाना है। समन गैर कानूनी है, ईडी इसे वापस ले। 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं, इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड है, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोइंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो अधिकार है, ये कानून ने कभी भी एजेंसीज को नहीं दिया था। बीजेपी ने कहा केजरीवाल डर कर भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। वैसे एक सच ये भी है कि दिल्ली शराब नीति मामले में जांच की आंच ने आम आदमी पार्टी के विस्तार को बहुत प्रभावित किया। पिछले साल गुजरात में आम आदमी पार्टी ने धुआंधार प्रचार किया और खूब माहौल बनाया। केवल 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन फरवरी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी का चुनावी राज्यों में जोश उस तरह का नहीं देखा गया। बीते साल गुजरात में तो चुनाव प्रचार का आलम यह था कि अरविंद केजरीवाल लगभग हर हफ्ते गुजरात का दौरा करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उतना जोशीला प्रचार अभी तक नहीं दिखा। अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि ये लड़ाई
कानूनी कम है, राजनीतिक ज्यादा है। और अगर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को देर सवेर जेल तो जाना ही पड़ेगा, तो अरविंद केजरीवाल भी ये मानकर चल रहे हैं कि गिरफ्तारी तो होगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि जब तक वो जेल नहीं जाते, जब तक वो बाहर हैं, तब तक जितना ज्यादा चुनाव प्रचार किया जा सके उतना अच्छा है। इससे एक तरफ पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच सहानुभूति का माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुदेश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से समन दिए जाने पर विपक्ष के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों, बंगाल के, तमिलनाडु के, झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री, सभी ने ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि हताशा में बीजेपी चुनाव के हार के डर से ऐसे कदम उठा रही है और ईडी की ओर से ये कार्रवाई करवाई जा रही है। आपको सुनाते उन्होंने क्या कहा। ये सभी जो उनके विरोधी है, उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं अभी हमें आप तो सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? कौन सी नई बात है ना? ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समन्स नहीं आई हैं? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है। बाकी तो आपको पता है, अरविंद को भी नोटिस भेजा। 5-6 एमपी को ये लोग कहते हैं हमारा फोन भी हैकिंग कर दिया। आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन। सबको नोटिस भेजा, सबको लिए ऐसा ऐसा होता है। एक ऐसा राज है ना जो हम कहने भी नहीं सकते, कहने से भी शर्म आता है कि हमारा बात कोई ना कोई वर्ल्ड का लोगों ने देखेंगे, क्या सोचेगा हमारा देश के लिए। हम देश को कभी छोटा नहीं कर सकता है। इट्स अ मदरलैंड। ईडी का बीजेपी का नोटिस मिला। ईडी नहीं, हमने बोलना बंद कर दिया। नो ईडी, नो आईटी, नो सीबीआई, बीजेपी शब्द अलग है। ईडी अभी चुनाव का भी मौसम है, उन राज्यों में भी अति सक्रिय क्रियाशील हो चुकी है ये, और जाहिर है अरविंद जी को भी अब बुलाया जा रहा। तो सीधे तौर पे अब विपक्ष के नेताओं को भी ये हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम इन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से विटनेस बनना स्वीकार किया। केजरीवाल जी वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध की सरकार है, और केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार की क्या आज के दिन में राज्यों की स्थिति है, किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या? ये बोलने का क्या? अब आम जन समझ रहा है, देख रहा है कि देश की क्या स्थिति है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है। तो ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आप पूछेगा कि आपको सम्मान हुआ, आपको बुलाया गया, क्या कीजिएगा, फिर थोड़ी देर किसी और मुख्यमंत्री को पूछेगा। ये सवाल बहुत बासी हो चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 4 करोड़ 92 लाख रुपए जब्त किए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह पैसा छत्तीसगढ़ इलेक्शन में इस्तेमाल होना था।
बरामद हुआ पैसा महादेव ऐप के प्रमोटर ने यूएई से कुरियर के जरिए छत्तीसगढ़ भेजा था। चुनावों में एक पार्टी के लिए ये पैसा भेजा गया था। ये पैसा 2 अलग अलग जगहों से बरामद हुआ है। 3 करोड़ 12 लाख रुपए रायपुर के एक होटल में भेजे गए और दूसरी तरफ भिलाई में एक घर में 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश भेजा गया। महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक अकाउंट्स की पहचान हुई है। इन बैंक अकाउंट्स में 10 करोड़ रुपए जमा हैं। चुनावों में इस्तेमाल होने वाले इन पैसों की डिलीवरी में कुछ सरकारी कर्मचारियों का रोल भी सामने आया है। इन सभी की पहचान हो गई है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। आईआईटी बीएचयू कैंपस में एक छात्रा के साथ छेड़खानी के विरोध में सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो छात्रा है वो अपने एक दोस्त के साथ राजपूताना हॉस्टल के बाहर टहल रही थी। उसे बाइक सवारों ने रोका और फिर उसके साथी की पिटाई की। बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ छेड़खानी के अलावा उसके कपड़े भी फाड़े गए और वीडियो बनाया। इसके विरोध में सुबह से छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। क्लास नहीं चल रही है और पुलिस बल तैनात है। उसके बाद भी अगर हम दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती करे बात ठीक नहीं। कल रात को 2 बजे के आसपास ये जो आपका डेयरी फार्म की तरफ रोड जाती है, उस पे एक यहाँ की स्टूडेंट है आईआईटी की, उस बच्ची के साथ में वो थे और उसके दोस्त थे। सब लोग यहाँ पे आईआईटी में बच्चे वैसे भी रात को अपना घूमते रहते हैं। उनके साथ 2 या 3 लोग थे जिन्होंने उसको रोका। उस बच्चे को जो है शायद अभी ये इतना कंफर्म नहीं उनके पास हथियार था कुछ या नहीं, लेकिन उनको जबरदस्ती लड़के को अलग ले गए हैं, लड़की को अलग ले गए हैं। उसके साथ जितना किया जा सकता था हीनियस वो सब किया गया है। उसका इवन ये तक है कि वीडियो बनाया गया है। उस लड़के से उस लड़की का जबरदस्ती नंबर भी ले लिया गया मारपीट के। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, पिछले 2-3 महीनों में 2 और 3 इंसिडेंट्स ऐसे यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी। आईआईटी बीएचयू की एक स्टूडेंट के साथ छेड़खानी के बाद पूरा कैंपस आंदोलित हो गया था। सुबह जहां दिन में कोई क्लासेस नहीं चली, सारे स्टूडेंट सड़क पर उतर आए और वो जो उनका प्रोटेस्ट था उस छेड़खानी को लेकर वो सुबह से जो जारी रहा वो अभी तक रात हो चुकी है और लगातार जारी है। उनकी मांग, कुछ मांगे थी उनकी, उस मांगों को लेकर उनका था कि बीएचयू की सिक्योरिटी, जो आईआईटी बीएचयू की है, वो सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और आईआईटी बीएचयू को बीएचयू से जो कैंपस दोनों का एक है उसको सेपरेट किया जाए किसी तरीके से। कॉरिडोर में जो आईआईटी बीएचयू के जो रोड्स हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे बढ़ाया जाए। यहाँ पर ये आईआईटी जिमखाना ग्राउंड है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बीएचयू जो आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं किस तरह उनकी भीड़ जमा है यहाँ पर, और ये लोग सुबह से यहीं पर डटे हुए हैं। इसके पहले दूसरी जगह फिर थे और यहाँ पर आए हैं। उनकी लगातार आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर और पुलिस ऑफिशियल से लगातार उनकी बातचीत चल रही है। और जहाँ तक लगता है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस है, जो यहाँ का लोकल थाना है, उस पर उसके कुछ कर्मचारियों पर गाजगिरनी तय हो गई है, ऐसा अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर लगी है। और एक ये भी बात सामने आ रही है कि स्टूडेंट्स ने डायरेक्टर को एक 7 सूत्रीय 7 पॉइंट्स का एक मांग पत्र दिया था। उस पर भी बीएचयू आईआईटी बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच सहमति बन गई है। और ये जो सारी चीजें हैं, ये लगता है कि अब ये जो पूरा मामला है, जो छेड़खानी का विरोध था, ये जो स्टूडेंट्स जो सुबह से यहाँ गैदर थे, वो सारे लोग यहाँ से अब वापस अपने अपने हॉस्टल में चले जाएंगे। आईआईटी बीएचयू के जिमखाना से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और श्रीलंका पर भारत ने धमाकेदार रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। श्रीलंका को भारत ने 302 रनों से हराया। इस मैच में मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी रही। उन्होंने 5 विकेट लिए। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार ये 7वीं जीत है और इसी के साथ टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आई थिंक ये मैच पूरा वन साइडेड था एंड आई थिंक श्रीलंका बहुत टाइम से इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा है, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट, तो ये तो होना ही था। बट आई थिंक सेमीफाइनल भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड ही था कि हम लोग पहुंचने वाले हैं और वो हो गया है। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, सेमीफाइनल और फाइनल की हम लोग राह देखेंगे। द वे सिचुएशन हैंडल हुआ रोहित के अर्ली डिसमिसल के बाद, कोहली ने और जो गिल ने पार्टनरशिप बनाई और एज यूजुअल हमारी बॉलिंग लाइनअप वाज ऑन फायर। दिल खुश हो गया है, लंका लगा दी है श्रीलंका की हमने। बस यही है, दिल से आए थे यहाँ पे और दिल खुश होकर जा रहे हैं। इससे बढ़िया मैच कभी लाइफ में नहीं देखा। बॉलिंग, सारा प्रदर्शन पूरी टीम का, जो हर एक प्लेयर ने फुल पोटेंशियल से खेला है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।